नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सिंह। आज हम इंडियन एक्सप्रेस के करंट अफेयर के जो लास्ट वीक में इंडिया यूएस की ट्रेड डील की बात हुई थी, उस वीडियो को हम डिकोड करेंगे इंडिया यूएस के ट्रेड डील की। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। रिसेंटली हमने 500 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। चलिए देखिए, अगर इंडिया किसी कंट्री के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता है तो क्या इंडिया ऑटोमेटिकली इकोनॉमी स्ट्रांगर हो जाएगा? 90% लोग बोलेंगे कि हाँ हो जाएगा। लेकिन यूपीएससी कभी कभी कॉमन सेंस नहीं पूछता है, यूपीएससी हमेशा आपसे कॉन्सेप्ट की बातें करता है। अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू और फॉल्स आफ्टर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज साइन। मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बाद इनमें से कौन सी बात डेफिनेटली हो जाएगी? एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, इंपोर्ट बढ़ेगा, ट्रेड डेफिसिट जो है कम होगा, और इनमें से कोई नहीं। देखो, अभी आंसर मत देना, वीडियो के एंड तक तुम सिर्फ इसका आंसर ही नहीं दोगे बल्कि समझ जाओगे कि यूपीएससी एग्जामिनर क्वेश्चन को कैसे ट्रैप बनाता है। ठीक, तो चलिए आज इंडिया और यूएस के ट्रेड डील को सिर्फ करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव की तरह नहीं बल्कि इकोनॉमी को इंटरनेशनल रिलेशन के साथ जोड़ के यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ने से ट्रेड डील पे आगे बात करने से पहले आप एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द ट्रेड एग्रीमेंट। ट्रेड एग्रीमेंट से डायरेक्टली क्या रिलेटेड है? जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, फॉरेन पॉलिसी, सारी रिलेटेड है। क्योंकि अगर आपका किसी कंट्री के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स होता है, इट मीन्स आपका व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो वहाँ का एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, और अगर जीडीपी बढ़ेगी, व्यापार का साइज बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और उसके बाद अपने फॉरेन जो है रिश्ते जो है इंप्रूव होंगे। तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम समझेंगे कि पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि भाई ट्रेड क्या है। देखो, मैं तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज राहुल नोट्स बुक बनाता है ना, यहाँ पे एक राहुल है नाम का व्यक्ति है, वो समझो नोटबुक बनाता है, और यहाँ पे अमन नाम का व्यक्ति है, वो पेन बनाता है। राहुल को भाई पेन चाहिए जो अमन बनाता है, और अमन को नोटबुक चाहिए जो कि राहुल बनाता है। ठीक, तो अब क्या होता है कि दोनों जो है एक्सचेंज कर लेते हैं। राहुल अपना नोटबुक्स अमन को दे देता है, और अमन जो है अपना पेन जो है राहुल को दे देता है। तो दोनों का इसमें क्या हुआ? फ़ायदा हो गया। इसी फायदे वाले प्रोसेस को हम ट्रेड कहते हैं। ठीक, इसी प्रोसेस को हम ट्रेड करते हैं। और मोस्टली जो कंट्रीज भी हैं, कोई भी जो देश होता है, वो भी एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। देखो, इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है? इंडिया एक्सपोर्ट करता है मेडिसिन, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, और टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग गुड्स। ये हमारा जो है सबसे स्ट्रेंथ सेक्टर्स हैं। और उसके बाद अमेरिका क्या एक्सपोर्ट करता है? अमेरिका एक्सपोर्ट करता है एयरक्राफ्ट, वो हमें बेचेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। और जब दो कंट्री एक दूसरे के साथ जो है ट्रेड करते हैं तो जो है एक दूसरे की कंट्री के साथ जो है वो इकोनॉमिक गेन करने की, इकोनॉमिक बेनिफिट्स की भी बात करते हैं। क्योंकि भैया इकोनॉमिक बेनिफिट ही मिलना ही एफटीए का एक उद्देश्य होता है उनका, राइट। एफटीए का उद्देश्य ही जो है इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। देखो, एक यूपीएससी क्वेश्चन कैसे बनाता है, ट्रैप यहाँ पे क्या है कि अगर दो कंट्री के बीच ट्रेड होता है तो क्या वो दोनों कंट्रीज को इक्वली बेनिफिट करता है? ट्रू या फॉल्स? तो आपको आंसर इसमें देना होगा कि अगर दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है तो क्या वो हमेशा दोनों कंट्रीज को म्यूचुअली जो है बेनिफिट करता है, इक्वली बेनिफिट करता है? मैं रुकता हूँ 1-2 सेकंड्स के लिए। फॉल्स, गलत। क्यों? क्योंकि देखो, बेनिफिट डिपेंड करता है ट्रेड एग्रीमेंट्स पे, नेगोशिएशन पे, मार्केट एक्सेस पे, कॉम्पिटिटिवनेस पे, और बहुत सारे फैक्टर्स पे, और डिमांड और सप्लाई पे। इसलिए हर ट्रेड डील जो है सक्सेसफुल नहीं होती है। अब हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे जो कि आप हमेशा अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं, टैरिफ, कि भाई अमेरिका ने इंडिया पे इतना टैरिफ लगा दिया, अमेरिका ने चाइना पे जो है 150% टैरिफ लगा दिया, 125%। रिसेंटली अमेरिका ने भी हम पे 50% टैरिफ लगाया। तो टैरिफ टैरिफ टैरिफ, ये चीज़ें हैं क्या टैरिफ? अब मान लो, इमेजिन करो अमेरिका जो है, अब मान लो अमेरिका से एक लैपटॉप इंडिया आता है। ठीक, एक लैपटॉप जो है इंडिया में आता है, उसकी प्राइस है 1 लाख रुपये। इंडिया क्या करता है? उसके ऊपर 20% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाता है ना। इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब आप सीधी सी भाषा में ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट जो है, जो भी आप फॉरेन से खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा रही है। गवर्नमेंट देखो टैक्स क्यों लगाती है? गवर्नमेंट इस वजह से टैक्स लगाती है। देखो, इंडिया क्या है? एमएसएमई का देश है ना, एमएसएमई का देश है। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बायर्स हैं। हम उनको हार्म ना करने के लिए हमने इंपोर्ट ड्यूटी पे टैक्स लगाते हैं, ताकि हमारे जो है हमारी इकॉनमी, हमारी सेक्टर्स के जो है छोटे छोटे प्लेयर्स जो हैं वो सिक्योर रह सके। तो 20% अगर उस लैपटॉप पे 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगता है तो उसके प्राइस इंडिया में आके 1,20,000 होती है, और वही जो एक्स्ट्रा 20,000 जो इस पर लगाया गया उसी को हम टैरिफ या इंपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं। ठीक, तो टैरिफ क्यों लगाया जाता है? ताकि जो है एक गुड्स जो है, जो भी आप चीज़ें खरीद रहे हैं वो आपकी कंट्री में आके एक्सपेंसिव हो जाए, ताकि आप उसको न खरीद पाए, आप अपने कंट्री के बने हुए चीपर प्रोडक्ट्स को खरीदिए। ये सारी की सारी चीज़ें जो है कहलाती हैं टैरिफ। अब देखो, इसमें यूपीएससी क्वेश्चंस कैसे बनाता है, ट्रैप क्या करता है। ये क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी, 1 लाइनर टाइप मैंने बनाया है ताकि आपको समझ पाए कि अगर आप इंपोर्ट टैरिफ बनाते हैं, है ना, इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाने का सबसे प्रोबेबल इम्पैक्ट क्या होगा कि आपका इंपोर्ट गुड चीपर हो जाएगा,
फॉरेन प्रोडक्ट से आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, इंपोर्ट गुड जो है और एक्सपेंसिव हो जाएगा, या इंपोर्ट्स को जो है ये कंप्लीटली एलिमिनेट करता है। तो आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है फॉरेन प्रोडक्ट से जो है जो भी हम अपनी कंट्री में प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे एसएमएसएमई जो प्रोडक्ट बना रहा है, बाहर से कोई प्रोडक्ट आता है तो उसके वजह से जो है हमारे प्रोडक्ट जो है उनका कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब आते हैं जो कि इंडिया और यूएस के ट्रेड डील में जो एफटीए हुआ था, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है। देखो एफटीए इसको बोला जाता है वैसे शॉर्ट फॉर्म में। एफटीए का फुल फॉर्म है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये क्या होता है? ये दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में एक अरेंजमेंट होता है, ठीक, एक कंट्री के बीच में एक अरेंजमेंट यानी एग्रीमेंट होता है, जिसमें दोनों कंट्री जो है मिलकर ये डिसाइड करती हैं कि भाई हम इंपोर्ट ड्यूटी जो है कम करेंगे। ये दोनों कंट्री मिलकर डिसाइड करती है कि भाई हम इंपोर्ट ड्यूटी जो है कम करेंगे, ठीक, ट्रेड बैरियर कम करेंगे, ठीक, ट्रेड बैरियर हम कम करेंगे। ये कंट्रीज दोनों मिलकर जो डिसाइड करती है कि ट्रेड बैरियर कम करेंगे और बिजनेसेस को हम क्या करेंगे? ईजी बनाएंगे। लेकिन यहीं पे यूपीएससी का अगर एक क्वेश्चन इस पर बनाना हो तो यूपीएससी इस पर एक ट्रैप क्रिएट करता है कि अगर आप एफटीए साइन कर रहे हो तो वो क्या ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस करता है? ज़रूरी है? तो नहीं भाई, फॉल्स। क्योंकि देखो इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट जो है बहुत सारी इंपोर्ट जो है आपका बढ़ जाएगा एक्सपोर्ट्स पे, है ना, इंपोर्ट जो है आपका बढ़ सकता है एक्सपोर्ट से, ठीक, इस वजह से बढ़ सकता है। मान लो इंडिया चाइना से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत लार्ज है इंडिया के कंपेयर में, तो चाइना क्या करता है कि अपने सस्ते माल को हो सकता है इंडियन मार्केट में लाके डंप करेगा, है ना। लाइक है जैसे कि जो प्रोडक्ट्स हमें बनाने में 100 रुपीज़ लग रहे हैं, वो चाइना को डेफिनेटली सी बात है कि 100 रुपीज़ नहीं लगेगा, क्योंकि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हमसे बहुत ज़्यादा, वो एक ऑप्टिमम लेवल पर पहुंच चुके हैं। तो उनके लिए वो प्रोडक्ट बनाना आसान हुआ क्योंकि टेक्नोलॉजी है उनके पास अच्छी खासी है। अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी हम डिकोड नहीं कर पाए हैं, तो हमारे लिए वो प्रोडक्ट बनाना जो है थोड़ा महंगा पड़ सकता है। तो अगर चाइना ऐसा करता है, इंडिया चाइना के साथ एफटीए करता है, तो जो है हम क्या करेंगे, उनके प्रोडक्ट को आमंत्रण दे रहे हैं, बुलावा दे रहे हैं कि आप आइए हमारे कंट्री में डंप करिए। तो अगर हमने ये लिखा कि अगर हम एफटीए साइन कर ले रहे हैं किसी कंट्री के साथ, तो क्या ट्रेड डेफिसिट हमारा जरूरी है कि कम हो जाए? नहीं, इंपोर्ट्स बढ़ भी सकते हैं। ये आपको दिमाग लगाना, यहाँ पे आपको यूपीएससी फंसा सकता है, ठीक। उसके बाद अब आपको जो है पार्ट जो इसका पांचवा है कि भाई इंडिया जो है अमेरिका के से क्या चाहता है। देखो इंडिया ये चाहता है कि अमेरिकन मार्केट में इंडियन टेक्सटाइल की एंट्री और इजी हो जाए, है ना, ठीक। इंडियन मेडिसिन, इंडियन जो फार्मास्यूटिकल्स हमारे जो आइटम है उनका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो। हमारे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो आईटी सर्विसेज देते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले। हमारे इंजीनियरिंग गुड्स, हमारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़े और इंडियन प्रोडक्ट्स पे लोअर टैरिफ लगाया जाए। लोअर टैरिफ का मतलब उस पर वहाँ की गवर्नमेंट टैक्स कम लगाएगी। अगर वो टैक्स कम लगाएगी तो हमारे जो प्रोडक्ट्स होंगे उनकी कंट्री में जाके चीपर होंगे, और हमारे प्रोडक्ट अगर उनकी कंट्री में जाके चीप होंगे तो हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या होगी? अप होगी। अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड अप होगी तो हमारी कंट्री का क्या होगा? एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हमारी कंट्रीज को ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे, कंपनी ज़्यादा क्रिएट करेंगी, माल ज़्यादा बनाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों को खपत करने का एक अच्छा खासा प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक। अब इसके बाद यूपीएससी एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ सकता है कि विच सेक्टर इज कंसिडर्ड इंडियाज मेजर स्ट्रेंथ इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में इंडिया का मेजर स्ट्रेंथ कौन सा है? तो ऑलरेडी जो है भाई हम सर्विसेज सेक्टर में सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा जो है मेजर फैक्टर है ना। उसके बाद जो है अब देखो यूनाइटेड, हमने बात कर लिया कि इंडिया अमेरिका से क्या चाहता है। अब हम बात करेंगे कि अमेरिका इंडिया से क्या चाहता है। देखो अमेरिका ये चाहता है कि उसका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, उसके मेडिकल डिवाइसेस, उसकी डिजिटल कंपनीज, उसके इलेक्ट्रिकल व्हीकल और उसके हाई वैल्यू जो है मैन्युफैक्चरिंग गुड, ये सारे के सारे जो है इंडिया के मार्केट में ईजिली एंटर कर जाए, है ना। ये सारे के सारे जो है इंडिया के मार्केट में ईजी एंटर करें, और इसी को कहते हैं हम मार्केट एक्सेस, कि मार्केट तक पहुंच मिले हमारे प्रोडक्ट को। दैट इज कॉल्ड मार्केट एक्सेस, राइट गाइज, दैट इज कॉल्ड मार्केट एक्सेस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ग्रेटर मार्केट एक्सेस का मतलब क्या है? फ्री प्रोडक्ट या कंट्री दूसरे के कंट्री में आसानी से एंट्री मिल जाए, यही होगा। अभी हम जो पढ़ भी रहे थे इसके बाद। उसके बाद जो है बेनिफिट्स ऑफ द ट्रेड। अगर इंडिया और यूएस इन दोनों के बीच में समझो कि अगर ट्रेड डील हो जाता है तो इस ट्रेड डील से बेनिफिट क्या हो सकता है? देखो अगर नेगोशिएशन दोनों कंट्रीज के बीच में सक्सेसफुल होती है तो पहली बात भाई एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, है ना। हो सकता है कि इंडियन प्रोडक्ट्स की जो है डिमांड अमेरिकन में ज़्यादा बढ़े। अगर इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड अमेरिका में ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा मिलेंगे, और एक्सपोर्ट्स को बनाने के लिए जैसे मान लीजिए कि इंडियन में फार्मास्यूटिकल्स आइटम की डिमांड बढ़ गई अमेरिकन मार्केट में, तो फार्मास्यूटिकल की डिमांड बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि फार्मा कंपनी को ऑर्डर ज़्यादा मिलेंगे। अगर फार्मा कंपनी को ऑर्डर ज़्यादा मिलेंगे तो इसमें क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा, मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब पे रखा जाएगा, है ना, तभी तो वो दवा बना पाएंगे। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, मतलब हम क्या करेंगे कि हम चीज़ों को यहाँ से बेच रहे हैं
अमेरिकन प्रोडक्ट्स वहाँ पे अमेरिकन लोग खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से हमको डॉलर मिलेगा, मतलब हमारी विदेशी मुद्रा भंडार जो है बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट आएगा, मतलब वहाँ की बहुत सारी कंपनीज होगी वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेगी, इंडिया को एक लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट की तरह देखना भी चाहती हैं। देखो 1.4 बिलियन का पॉपुलेशन है, तो वैसे ही हमारे पास कंज्यूमर अच्छा खासा है, तो इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास अच्छा खासा आएगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, देखो इंडिया को टेक्नोलॉजी की सख्त जरूरत है बहुत सारे सेक्टर्स में, लाइक डिफेंस के सेक्टर्स में, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर्स में, वो सारी चीज़ें हमारी जो है एक बढ़िया देखने को मिल सकती है। और ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया जो है एक मेजर वैल्यूएबल प्लेयर बन के उभर सकता है। ठीक, अब यूपीएससी का एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज बिकॉज ऑफ हायर एक्सपोर्ट। हायर एक्सपोर्ट की वजह से इनमें से क्या बढ़ सकता है। भाई देखो, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो मैंने बोला कि अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में डिमांड बढ़ेगी, सर्विसेज सेक्टर से आएगा, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी पर रखा जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज, अभी हमने बात किया कि भाई अगर हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ पर लिस्ट किए जा रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, तो हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए डॉलर में खरीदेंगे, जिसकी वजह से इंडिया का विदेशी मुद्रा जो है भंडार जो है वो बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मान लो कि फार्मास्यूटिकल्स का मैंने एग्जाम्पल दिया, तो फार्मास्यूटिकल अगर आइटम वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद रहे होंगे तो उसकी वजह से इंडिया जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, इसकी वजह से क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। ठीक, चैलेंजेस क्या क्या है, देखो हर डील में कुछ ना कुछ चैलेंज भी होते हैं, कोई एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी एफटीए अगर अब साइन हो जाता है तो उस एफटीए के कोई एडवांटेज और डिसएडवांटेज ना हो, नहीं, दोनों साइड्स होंगे, हर कॉइन के जैसे दो साइड्स होते हैं। देखो पॉसिबल चैलेंजेस क्या है, पॉसिबल चैलेंजेस ये है कि चीपर इंपोर्टेड प्रोडक्ट, जैसे मैंने चाइना की बात किया था कि अगर मान लो चाइना जैसे कंट्री के साथ इंडिया का डील हो रहा है, जैसे यहाँ पे यूएस के साथ इंडिया का डील हो रहा है, तो यूएस की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज़्यादा स्ट्रॉग है इंडिया के कंपेयर में, तो वहाँ के जो है चीप प्रोडक्ट हमारे इंडियन मार्केट में डंप हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज है उनको जो है एक हर्ट पहुँच सकता है, नुकसान पहुँच सकता है। और उसके बाद जो है जो छोटे छोटे हमारे बिजनेसेस हैं भाई, उनके पास मैन्युफैक्चरिंग एट ए लार्ज सेक्टर है ना, वहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, एडवांस मशीनें हैं, जो कि 1 मिनट में उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने की इंडिया के कंपेयर में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाएंगे, तो जिसके वजह से हमारे जो है स्मॉल और छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं वो सफ़र कर जाएंगे। फार्मर जो है प्रोटेक्शन की डिमांड कर सकते हैं। देखो कुछ ऐसे एग्रीकल्चरल सेक्टर्स हैं, डेयरी सेक्टर्स हैं, जिनको इंडिया जो है सेंसिटिव सेक्टर्स में रखा है, सेंसिटिव सेक्टर में इंडिया इसको रखता है ना, जिससे क्योंकि देखो इंडिया क्या होता है एग्रीकल्चरल नेशन है, 56% अभी भी लोग जो है यहाँ पे एग्रीकल्चरल पे डिपेंड्स है, रियरिंग है, कैटल है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर मान लो इन कंट्रीज के साथ डील होता है, कल को इंडिया क्या करता है, ये सेक्टर उनके लिए खोल देता है, तो हमारे फार्मर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इस वजह से जो है फार्मर जो है प्रोटेक्शन की डिमांड कर सकते हैं। ट्रेड डेफिसिट बढ़ सकता है, ट्रेड डेफिसिट जाहिर सी बात है बढ़ सकता है, अगर उनका एडवांस मैन्युफैक्चरिंग नेशन है अमेरिकन, उनके चीपर प्रोडक्ट हमारे यहाँ डंप कर रहे हैं, सप्लाई हमारे यहाँ ज़्यादा आ रही है, तो हमको ट्रेड इंक्रीज नहीं होगा, हमारे यहाँ जो ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। उसके बाद जो है इंपोर्ट पे जो है डिपेंडेंस जो है हमारा बढ़ सकता है, राइट, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें यूपीएससी क्वेश्चन कैसे बना सकता है कि अगर हायर इंपोर्ट है ना, हायर इंपोर्ट्स का मतलब हमेशा एक इकॉनमी के लिए क्या होता है ना, हायर इंपोर्ट्स का मतलब हमेशा वीक इकॉनमी होता है। ट्रू या फॉल्स? नहीं, फॉल्स। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया मशीन सपोज दैट इंपोर्ट कर रहा है, मान लो इंडिया मशीन इंपोर्ट कर रहा है, जो फ्यूचर में क्या करेगी, प्रोडक्शन बढ़ाएगी, फ्यूचर में प्रोडक्शन बढ़ाएगी, तो हायर इंपोर्ट क्या करेगा, एक्चुअली ग्रोथ का साइन भी हो सकता है ना, तो हायर इंपोर्ट क्या हो सकता है, एक्चुअली ग्रोथ का भी साइन हो सकता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर हायर इंपोर्ट एक इकॉनमी के लिए क्या इंडिकेट कर सकता है, हमेशा एक वीक इकॉनमी इंडिकेट करेगा हायर इंपोर्ट नहीं, हम ग्रोथ को भी इंडिकेट कर सकता है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक, अब कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन। भाई ट्रेड डेफिसिट कब अकर होता है, जब आपके इंपोर्ट जो है ज़्यादा हो जाए एक्सपोर्ट से, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद WTO मेनली किस में डील कर सकता है, देखो WTO एक ऐसा बॉडी है जो कि इंटरनेशनल जो है ट्रेड इंटरनेशनली जितने ट्रेड हो रहे हैं उनके जो है रूल्स को जो है वो डिफाइन करता है, बनाता है। एक ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंट्रीज के बीच में जो है ट्रेड के जो भी रूल्स होते हैं उनको गवर्न करता है ना। अब इसके बाद जो है इसकी WTO की थोड़ी बात कर लेते हैं। WTO की ब्रीफिंग, भाई जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, 1 जनवरी 1995 को ये बना था, 1 जनवरी 1995 को ये बना था। उसके बाद उरुग्वे राउंड हुआ था, उसके वजह से जो है WTO जो है एग्जिस्ट में आया। ठीक, उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें, इसके बाद फंक्शन क्या है कि भाई WTO क्या करता है, ट्रेड एग्रीमेंट को एडमिनिस्टर करता है, और ये एक फोरम है ट्रेड नेगोशिएशन के लिए, ट्रेड डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करता है। ये सारी चीज़ें जो है WTO के बारे में आपको जाननी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली अ रिजल्ट ऑफ टैरिफ रिडक्शन, है ना, कि टैरिफ रिडक्शन का जरूरी नहीं है कि वो रिजल्ट हो। भाई ऐसा नहीं होता कि अगर मान लो टैरिफ को हम कम कर दिए तो ट्रेड डेफिसिट में जो है रिडक्शन हो। बैलेंस ऑफ ट्रेड्स ओनली गुड्स को इंडिकेट करता है। आपके मन में सर्विसेज भी आएगा, याद रखना, इससे बचना है आपको। ठीक, यूपीएससी से ट्रैप कर सकता है, ओनली जो है गुड्स को इंक्लूड करता है। ठीक, अब आप एक क्वेश्चन देखें यहाँ पे कि यूपीएससी स्टाइल पे PYQ पे मैंने ये क्वेश्चन बनाया कि एवरी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एलिमिनेट फ्री टैरिफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमेशा क्या करता है, ट्रेड बैलेंस को इंप्रूव करता है। देखो ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड, इन दोनों को देखना है ये सही है या गलत है। आप 1 मिनट का टाइम लीजिए और सोचिए। देखो स्टेटमेंट 1 को मैं गलत मानता हूँ, क्योंकि
जो भी एफटीए होता है वो ऑटोमेटिकली सारे प्रोडक्ट्स पे टैरिफ को रिमूव नहीं करता है, ये आपको समझना पड़ेगा। एफटीए सारे प्रोडक्ट्स पे टैरिफ को रिमूव नहीं कर सकता है। देखो कंट्री क्या होती है, हमेशा एक नेगेटिव लिस्ट यानी एक्सक्लूजन लिस्ट, हर कंट्री अपना एक नेगेटिव लिस्ट यानी एक्सक्लूजन लिस्ट सेंसिटिव सेक्टर का बरकरार रखती हैं, बनाती हैं, जिसपे जो है टैरिफ को जो है रखा जाता है ताकि वो लोकल बिजनेसेस को जो है प्रोटेक्ट करें, राइट। तो एवरी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एलिमिनेट टैरिफ ऑन ऑल प्रोडक्ट, नहीं भाई ये नहीं हो सकता। अच्छा, सेकंड ये है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या हमेशा ट्रेड बैलेंस को इंप्रूव करता है, ये आपको देखना पड़ेगा। यस, ये भी इनकरेक्ट है, ये गारंटी नहीं देता है, ठीक। तो उसके बाद मेंस का लिंकेज कैसे बनेगा, मेंस का लिंकेज बनेगा डिस्कस द अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन। अब आप इस पर इंट्रोडक्शन लिखिए, करंट का जो मैंने कॉन्टेक्स्ट बताया, बेनिफिट है क्या है, चैलेंजेस है, वे फॉरवर्ड लिखिए और कंक्लूजन को लिखिए। तो आज हमने समझा कि भाई ट्रेड क्या है, टैरिफ क्या है, एफटीए कैसे काम कर सकता है, इंडिया यूएस से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, यूएस इंडिया से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, बेनिफिट क्या है, चैलेंजेस क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूपीएससी कैसे जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को जो है फ्रेम करता है। ये आपके लिए क्वेश्चंस मैं छोड़ के जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीन पे देखिए, 1 मिनट का पॉज लीजिए और इसको समझने की कोशिश करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। देखो आप इस क्वेश्चन को अगर करेक्ट कर ले रहे हो तो आप सिर्फ एक करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हो, आप यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह जो है सोच रहे हो। अगर आपको सेशन हेल्पफुल लगा और उसके बाद आपके लिए ये जो है क्या बोलते हैं कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्पफुल लगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने स्टडी ग्रुप में भी लोगों को बताइए और कमेंट्स करिए। दिस इज शिवम सिंह, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट यूपीएससी करंट अफेयर डिकोड। तब के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।